सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम उसी उमंग और जोश के साथ जो है, उसी जुनून के साथ, उसी एनर्जी के साथ आज का जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है अबाउट फाइलम एस्के हेलमिंथीज। ठीक है, फाइलम एस्के हेलमिंथीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम जो है इस पर्टिकुलर नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे, एस्के हेलमिंथीज फाइलम के साथ साथ मैं आपको कुछ एक बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं 20 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये जो 20 क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर किस फाइलम से लिया है? मैंने ये लिया है टीनोफोरा, इसके साथ साथ सिलेंट्रेटा फाइलम जो हमने स्टडी किया था, और प्रीवियस फाइलम जो था एस्के हेलमिंथीज से पहले प्लेटफॉर्म जिसमें आते हैं, जैसे कहते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, हम यहाँ पे 3 पर्टिकुलर फाइलम के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो फाइलम है बिल्कुल फ्रेश फाइलम है, नया फाइलम है, जिसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं या फिर गोल कृमि कहते हैं। हम पहले इसके बारे में कुछ एक बेसिक चीजें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, और उसे स्टडी करने के बाद मैं आप सभी के साथ जो है क्वेश्चंस को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या है? फाइलम एस्के हेलमिंथीज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फाइलम एस्के हेलमिंथीज होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को ही जनरली इसको कॉमन नेम या इसका सामान्य नाम जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? एस्के हेलमिंथीज को ही कहा जाता है निमेटोडा। क्या कहते हैं? निमेटोडा। बेसिकली ये जो निमेटोडा होता है, इसका एक क्लास होता है, मतलब इसका एक वर्ग होता है। लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं कि एस्के हेलमिंथीज को कॉमनली निमेटोडा भी कहा जाता है। निमेटोडा के साथ साथ इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है निमेथ हेलमिंथीज। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है निमेथ हेलमिंथीज। क्या कहते हैं? निमेथ हेलमिंथीज कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 जनरल या फिर कॉमन नेम बताए हैं आपको, 2 सामान्य नाम के बारे में बताया है। क्या बोला मैंने आपको? कि फाइलम एस्के हेलमिंथीज जो होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? निमेटोडा। और इसे ही कहा जाता है क्या? इसे ही निमेथ हेलमिंथीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे निमेथ हेलमिंथीज की बात करते हैं, तो बेसिकली मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो निमेथ टर्म होता है उसका मीनिंग क्या है, और ये जो हेलमिंथ टर्म होता है इसका मीनिंग क्या है। मतलब इसी से पर्टिकुलर हमें जो है ये मालूम चलेगा कि इसका हिडन मीनिंग क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं ये टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें ये मालूम चलेगा। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे निमेथ की बात करूं तो निमेथ को क्या कहते हैं? निमेथ को कहा जाता है थ्रिड। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है थ्रिड। और थ्रिड जो है उसका बेसिकली जो है मीनिंग जो है यहाँ पे हम लेते हैं राउंड। मतलब राउंड का मतलब क्या होता है? गोल। ठीक है, गोलाकार शेप में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम हेलमिंथीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हेलमिंथीज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करता है वॉर्म को। और वॉर्म को ही क्या कहा जाता है हिंदी में? आप सभी को पता है, इसी को कहा जाता है कृमि। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बोले कि ये जो एस्के हेलमिंथीज होते हैं, जनरली इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? एक और हो सकता है, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे राउंड वॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे राउंड वॉर्म कह सकते हैं। मतलब जो भी members, all the species which generally belong to the एस्के हेलमिंथीज phylum are commonly known as roundworm। इसे गोलकृमि भी कहते हैं। Once more time हम देखते हैं, मैंने आपको एस्के हेलमिंथीज को क्या बोला कि ये जो है एस्के हेलमिंथीज को कभी कभी निमेटोडा भी कहा जाता है। निमेटोडा के साथ साथ निमेथ हेलमिंथीज भी कहा जाता है। यहां मैंने निमेथ हेलमिंथीज को 2 पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड किया, और इसके पीछे का मीनिंग क्या है उसे निकालने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पे निमेथ टर्म जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? थ्रिड होता है। क्या होता है? थ्रिड होता है, मतलब धागेनुमा या फिर गोलाकार संरचना। ठीक है, ये देखिए, हेलमिंथ टर्म का मतलब क्या होता है? वॉर्म होता है। जनरली ये जो वॉर्म है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कृमि कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के डिजीजेस, मतलब अलग अलग प्रकार के रोग के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अब सीधे हम लीड करते हैं जो हमारा वेरी फर्स्ट कैरेक्टर होता है हर फाइलम में, हम उसे क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और ये जो वेरी फर्स्ट कैरेक्टर है इस फाइलम का, ये क्या है? आप जानते हैं, हम पहले किसकी बात करते हैं? हम पहले हैबिटेट की बात करते हैं। किसकी? यहां पर मैं आपको हैबिटेट के बारे में बताऊंगा, मतलब प्लेस ऑफ लिविंग इनके
आवास स्थान के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर जो मेंबर्स एसके हेलमिंथीज से बिलोंग करते हैं उनका आवास स्थान क्या होता है। ठीक है, ये देखिए अगर हम हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ऑल द स्पीसीज एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच जनरली बिलोंग टू द एसके हेलमिंथीज कैन बी फाउंड इन द वाटर एज वेल एज कैन बी फाउंड ऑन द लैंड। मतलब ये जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, और एज वेल एज इट एक्ट एज अ पैरासाइट ऑल्सो, और ये परजीवी की भांति भी क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मैं यहां पे बताने वाला हूं कि अगर हम हैबिटेट की बात करें, आवास स्थान की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, ये कहां रह सकते हैं, मैंने कहा ये जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ये जो है एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक के लिए मैंने आपको बता भी रखा है, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ये कहां रहेंगे, मैंने कहा ये वाटर में रहेंगे, जलीय प्रकार के होते हैं। साथ साथ ये लैंड पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं, स्थलीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बोला ये किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, तो इट जनरली एक्ट एज द पैरासाइट, ये परजीवी की भांति व्यवहार दर्शा सकते हैं। तो मैंने कहा इट एक्ट एज अ पैरासाइट। ठीक है, यहां पर पैरासाइट बोलने के पीछे जो है हमारा मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम बेसिकली बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हेलमिंथ क्या होते हैं, वर्म होते हैं, और वर्म होते हैं तो मतलब ये है कि दूसरे के ऊपर पैरासाइट मतलब परजीवी के भांति ही रहकर उसमें क्या करेंगे, इनको तो क्या होगा, एडवांटेज होगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर होस्ट पे ये रहते हैं उसको क्या करेंगे, मैंने कहा उसको किसी न किसी तरह का डिजीज जो है उसको क्रिएट करने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैंने कहा इट जनरली एक्ट एज अ पैरासाइट। ठीक है, ये पैरासाइट के जो है भांति भी व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपको आवास स्थान जो है हैबिटेट के बारे में बताया है कि ऑल द स्पीसीज विच जनरली बिलोंग टू द एसके हेलमिंथीज कैन बी लिव इन द वाटर एज वेल एज इट कैन बी फाउंड ऑन द लैंड, और ये जो है किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा ये पैरासाइट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। इन सभी जनरल पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद हम सीधे लीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके स्पेशल कैरेक्टर को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इसका वर्गीकरण का आधार हम पहले देखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा इसमें कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां पे बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो मैंने लिख दिया यहां पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को तो हम हर फाइलम में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप इतना जानते हैं कि ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें हर फाइलम में देखने को मिल रहा है, और इसमें पाए जाने वाले वेरिएशन जो होते हैं इसके कभी कभी जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इसके वर्गीकरण के आधार के बारे में, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे वेरी फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको स्टडी करते हैं, आप सभी को पता है, अब तो आपको सीक्वेंसली ये सारे टर्म्स लर्न हो गए होंगे। मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहते हैं, शारीरिक संगठन का स्तर कहते हैं, जो जनरली ये बताता है कि इन जीवों में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी जैविक क्रियाएं होते हैं, वो पर्टिकुलर किस लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये किस लेवल का होगा। आप जानते हैं कि कहां से हम बात करें, मैंने कहा अगर प्लेटी एलिमेंटीज की बात करते हैं तो ये ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, लेकिन अगर एसके एलिमेंटीज की बात करते हैं तो अब ये क्या होगा, अब एसके एलिमेंटीज से लेकर के कॉर्डेटा तक जो भी फाइलम आते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, वो किस लेवल को शो करेंगे, इनमें जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर जो है पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, या किस स्तर पे ये अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को करेंगे। मैंने कहा ये करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। किस पे, मैंने कहा ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंग तंत्र पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम पे कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि प्लेटी हेलमिंथीज के लिए मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा था कि वो ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी सम टाइम जो है रेयरली 10% चांसेस आप मान लीजिए कि प्लेटी हेलमिंथीज को किसी बहुत हायर और ऑथेंटिक बुक में उसको भी क्या करते हैं, ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम में काउंट कर लेते हैं। लेकिन जनरली अगर हम मेडिकल एग्जाम के बुक्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है उसमें ऑर्गन लेवल का ही होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे प्लेटीहेलमिन्थेस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें बहुत सारे जो हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे सपोज हम अपनी बात करें तो हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब सुविकसित प्रकार का पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा ना कि हमारा पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना होता है, अंगों से बना होता है, मतलब अंगों से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर भी यही होगा कि सपोज अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वो बहुत सारे जो है ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं और वो सारे जो अंग हैं आपस में मिलकर के किसको फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद। आप सभी को पता है ये क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम स्टडी करते हैं बॉडी प्लान को। किसको, हम यहाँ पे बॉडी प्लान को स्टडी करते हैं। और बॉडी प्लान को क्या कहा जाता है ये भी आपको पता है कि बॉडी प्लान मतलब शारीरिक आयोजन जो है गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। इट मींस कि ये आहार नाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। अब देखिए अगर ये बॉडी प्लान जो है हम इसके बारे में बात करें, किसके बारे में, ये जो हमारा फाइलम है एस्केहेलमिन्थेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए बॉडी प्लान जो है इसमें शरीर का आयोजन कैसे होता है। मैंने कहा अब जो है यहां पर भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब हम यहां पे कहेंगे क्या, यहां पर कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है। क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया, इससे हमें ये मालूम चलता है ना कि ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब नलिका के अंदर नलिका प्रकार का जो है शरीर आयोजन होता है। और इसमें मैंने बताया था कि इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का जो बॉडी प्लान होता है वो जनरली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर इनमें पाए जाने वाले मतलब इनके मेंबर्स में पाए जाने वाले जो भी स्पीसीज हैं या फिर इनके मेंबर्स हैं इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है मतलब आहार नाल जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, मैंने कहा यहां पर आहार नाल डेवलप्ड होता है। मतलब यहां पे कंप्लीट टाइप का क्या होगा, मैंने कहा यहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्ण प्रकार का आहार नाल है, तो आपको इतना तो पता ही होगा ना, अगर ये पूर्ण प्रकार का है तो मतलब यहाँ पे अगर फूड की बात करें तो फूड का, मैंने कहा फूड का इंजेशन और इगेशन दोनों के लिए अंतर्ग्रहण और बहिक्षेपण के लिए क्या यहाँ पे एक मार्ग होगा, नहीं, यहाँ पर कितने पाथवे होंगे, 2 पाथवे होंगे। अब तक जो भी पढ़ते आ रहे थे वहां पे एक सिंगल पाथवे था। ठीक है, और हम यहाँ पे फूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बताना चाहूँगा आपको कि अगर यहाँ पे फूड की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी प्लान होगा बेसिकली किस तरह का होगा कि यहाँ पे 2 पाथवे होंगे। मैंने कहा 2 पाथवे किसके लिए होंगे, मैंने कहा ये जो है फूड के इंजेशन और इगेशन के लिए 2 अलग अलग पाथवे होते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा अगर 2 पाथवे हैं तो इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझें। यहां पर मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिया, देखिए एस्केहेलमिन्थेस में ही हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यहां पर मैं आपको एस्केरिस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, यहां पर मैं आपको एस्केरिस के बारे में बताऊंगा। और ये जो एस्केरिस होता है ना इसमें 2 पाथवे कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसके पास भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब फूड इंजेक्शन के लिए होता है क्या, मैंने कहा माउथ होता है। क्या होता है, माउथ होता है। और इसके पास जो है इसको इजेक्शन के लिए मतलब इस पर्टिकुलर फूड को बाहर निकालने के लिए क्या होता है, मैंने कहा यहां पर एनस होता है। क्या होता है, एनस होता है। और एनस तो फीमेल में होता है और यहां पे ही बात करते हैं एनस के साथ साथ यहां पर क्लोएका भी होता है। क्या होता है, क्लोएका मतलब अवस्कर मार्ग और गुदा मार्ग होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पर जो है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का हमने देखा था कि जिसमें क्या होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसमें बेसिकली ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब ही क्या होता है कि ये यहाँ पर कौन सा आहार प्रेजेंट होता है, पूर्ण प्रकार का प्रेजेंट होता है। मतलब 2 पाथवे होते हैं, दोनों अलग अलग पाथवे होते हैं। फूड का एंटर जो है बेसिकली किसी और पाथवे से होगा और फूड जो है एलिमिनेट किसी और पाथवे से होंगे। मैंने कहा यहाँ पर देखिए ये माउथ है और ये क्या है, एनस है। एनस जनरली फीमेल स्केरिस में मिलते हैं और ये जो क्लोएका है, मैंने कहा ये जो क्लोएका है वो किस में मिलते हैं, ये जो क्लोएका है ये जनरली
ओनली मेल एस्केरिस में मिलते हैं, मतलब ये जो है नर प्रकार के एस्केरिस में मिलते हैं। ठीक है, ये हम ऑस्कर मार्क भी कहते हैं क्लोएका को, इसके बारे में हम भी स्टडी करेंगे डिटेल में। चलिए हम सीधे लीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बॉडी प्लान के बाद, वो क्या होता है? बॉडी प्लान के बाद हमने देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, हमने बॉडी प्लान पढ़ा, उसके बाद क्या आता है आपको पता है? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉडी वॉल। किसको डिस्कस करते हैं? मैंने कहा यहां पर डिस्कस करते हैं बॉडी वॉल को। देखिए, लेकिन यहां पे बॉडी वॉल में भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होगा? देखिए, बॉडी वॉल के बेसिस पे ये कैसे होते हैं? ये त्रिकोरिक प्रकार के होते हैं, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेशली क्या बात करेंगे कि ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मीनिंग होता है 3, मतलब जर्म लेयर कितने होंगे? जर्म लेयर होंगे यहाँ पे 3 बेसिक टाइप के जर्म लेयर होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा एक जो जर्म लेयर होता है इसे कहा जाता है एक्टोडर्म, और जो इनर मोस्ट जर्म लेयर होता है इसे कहते हैं एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में क्या होता है? मीजोडर्म। ये तो आपको पता है, ये तो पता है ना। लेकिन यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्पेशल पॉइंट क्या है कि अगर हम इसके बॉडी वॉल की बात करते हैं, जो जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 बेसिक टाइप के जर्म लेयर होते हैं, तो इनके बॉडी वॉल में क्या होगा कि अगर हम बॉडी वॉल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम और बॉडी वॉल ऑफ एस्केहेल्मिन्थेस फाइलम को कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो क्या होगा? ये कहा जाता है कि बॉडी वॉल जो है, हमने अगर प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको क्या कहा था? प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैंने बेसिकली आपको क्या कहा था? मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये बोला था कि ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग टू द प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसमें उसके बॉडी वॉल में, उसके जो है जनन स्तर में, देहभित्ति में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेशीय स्तर पाए जाते हैं, मसल लेयर पाए जाते हैं। वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का भी होता है और वो ट्रांसवर्स टाइप का भी होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल टाइप का भी होता है और ट्रांसवर्स टाइप का भी होता है, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर जो है एस्केहेल्मिन्थेस का जो बॉडी वॉल है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बॉडी वॉल से किस तरह से अलग होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। यहां पर इसके बॉडी वॉल में जो है क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहां पर ट्रांसवर्स, मैंने कहा यहां पे क्या होता है? ये जो ट्रांसवर्स टाइप का जो यहाँ पर मसल लेयर होता है, मतलब मैंने कहा मसल लेयर को ही क्या कहते हैं? आपको पता है मसल लेयर को ही कहते हैं क्या? पेशीय स्तर। तो ट्रांसवर्स मसल लेयर यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी वॉल में। लेकिन यहाँ पर क्या एब्सेंट होता है? यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम बात करें किस मसल लेयर की, अगर हम यहाँ पे सर्कुलर की बात करते हैं, मतलब सर्कुलर जो मसल लेयर होता है, वर्तुल प्रकार के जो पेशीय स्तर होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करें किसकी? सर्कुलर मसल लेयर। यहां पे मसल लेयर को ml लिख दिया मैंने, लेकिन सर्कुलर मसल लेयर क्या होता है? यहां पर मैंने कहा ये एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला कि ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल, राइट? मैंने कहा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट, लेकिन मैंने कहा यहां पर सर्कुलर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल लेयर यहां पे क्या होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर इसके बॉडी वॉल में सर्कुलर मसल लेयर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये इसका क्या होता है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि किस तरह से हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को, फ्लैट वॉर्म को जो है राउंड वॉर्म एस्केहेल्मिन्थेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका स्पेशल कैरेक्टर मैंने इसके बॉडी वॉल में ही क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया। अब चलिए सीधे हम लीड करते हैं, हमें और कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स जो हैं स्टडी करना होता है इसके बारे में। चलिए हम वो पढ़ते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बॉडी वॉल तक तो डिस्कस कर लिया है। बॉडी वॉल के बाद क्या आता है स्टूडेंट? बॉडी वॉल के बाद क्या आता है? बॉडी कैविटी आता है। क्या आता है? बॉडी कैविटी आता है, और इसी को ही तो क्या कहा जाता है? सीलोम कहते हैं ना। मैंने कहा अब यहाँ पे बॉडी कैविटी और सीलोम मतलब देहगुआ की बात करते हैं, तो देहगुआ में भी हमें स्पेशल कैरेक्टर दिखाई देता है यहाँ पर, जो किसी भी दूसरे फाइलम के मेंबर में नहीं देखा जाता है। आपको पता है जब मैंने आपको सीलोम पढ़ाया था, मैंने कहा था जो यू सीलोमेट होते हैं जिनमें 7 प्रकार की गुहा ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, उसको मैंने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। और वो जो 2 कैटेगरी थे वो कौन कौन से थे? मैंने कहा एक कैटेगरी जो था वो था बेसिकली क्या? वो था स्वेडोसीलोमेट। ठीक है, और एक क्या था? यू सीलोमेट। लेकिन ये जो स्वेडोसीलोमेट होते हैं और यू सीलोमेट होते हैं, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? स्वेडो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जनरली क्या? स्वेडो का मीनिंग होता है असत्य प्रकार का, और यू का मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रू टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट
एक्सेप्शनली हम क्या कहते हैं कि जो भी मेंबर एस कैलमेंथीज फाइलम में आते हैं उनमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये स्वेडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं ये स्वेडोसिलोमेट होते हैं। मैंने कहा ये क्या होते हैं, इनमें असत्य प्रकार की जो है गुहा पाया जाता है। असत्य क्यों बोला, मैंने यहां पर कुछ एक रीजंस भी डिस्कस किए थे आपके साथ। मैंने कहा असत्य क्यों कहते हैं, स्वेडोसिलोमेट क्यों कहते हैं, स्वेडो का मीनिंग क्या होता है आप सभी को पता है, इसको हम फॉल्स कहते हैं। और ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि जो है पर्टिकुलर कौन सा ऐसा फाइलम है या फिर उसका मेंबर आपको ऑप्शन में गिवन होगा और क्या पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है स्वेडोसिलोमेट किस मेंबर में प्रेजेंट होता है, किस फाइलम में प्रेजेंट होता है। स्वेडो का मीनिंग मैंने फॉल्स बताया। रीजन क्या है कि इसमें एस कैलमेंथीज में जो है फॉल्स टाइप का सिलोम प्रेजेंट होता है। यहां पर फर्स्ट रीजन होता है कि इसमें जो सिलोम होता है स्टूडेंट, बेसिकली मैंने कहा यहां पर जो सिलोम होता है उसका फॉर्मेशन कहां होता है, इसका फॉर्मेशन ब्लास्टुला स्टेज में हो जाता है। किस स्टेज में, मैंने कहा सिलोम का फॉर्मेशन ब्लास्टुला स्टेज में हो जाता है जहां पर अभी कोई भी जर्म लेयर नहीं बना है। मैंने कहा जहां पर क्या नहीं बने होते हैं, मैंने कहा जहां पे जर्म लेयर तो बने ही नहीं होते हैं, यहाँ पे जर्म लेयर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म है, जनरली इस तरह के जर्म लेयर का फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होता है, ये गैस्ट्रुला में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शनली इसमें सिलोम का जो फॉर्मेशन हो जाता है या फिर सिलोम मतलब गुहा का जो निर्माण होता है वो ग्लेस्टुला में ना होकर के, गैस्ट्रुला में ना होकर के कहाँ हो रहा है, ब्लास्टुला में हो रहा है। और ब्लास्टुला में तो जर्म लेयर ही नहीं है, जर्म लेयर नहीं है मतलब यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है, और मेसोडर्म में ही क्या होता है, ट्रू टाइप का सिलोम डेवलप होता है। इसीलिए यहां पर क्या करें, जब मेसोडर्म ही नहीं होगा ब्लास्टुला स्टेज में तो हाउ वी कैन सी कि यहां पे जो है ट्रू टाइप का सिलोम होगा। इसीलिए कहा जाता है यहां पे क्या होता है, स्वेडो टाइप का क्या होता है, सिलोम होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर रीजन जो इसमें दिया जाता है, इसे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस सेशन में। ये क्या था, जब मैंने आपको जो है बेसिक बातें बताई थी जूलॉजी के लिए, वो क्या था, मैंने आपको कहा था कि इसके अगर हम किसकी बात करें, बेसिकली अगर हम इसके मेसोडर्म की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम इसके मेसोडर्म की बात करें, मेसोडर्म तो है ना इसमें, मैंने कहा मेसोडर्म ये रहा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर इसके मेसोडर्म की बात करें तो इसके मेसोडर्म में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको कहा था कि इसके मेसोडर्म में, एस कैलमेंथीज के मेसोडर्म में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ एक बिखरी हुई थैली जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं यहां पर कुछ एक क्या होती है, स्कैटर्ड। मैंने कहा यहां पर कुछ एक स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो इनके मेसोडर्म में प्रेजेंट होता है। और यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने कहा स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से इनके मेसोडर्म में प्रेजेंट होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा सपोज ये जो बना रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा इस पर्टिकुलर डायग्राम से कि आखिर जो है किस तरह से यहाँ पे स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हम ये देखेंगे इसमें। देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसके मेंबर को, एस कैलमेंथीज के मेंबर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे स्वेडोसिलोमेट। क्या बोलेंगे, स्वेडोसिलोमेट। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं अलग अलग जर्म लेयर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ और इसमें आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसके मेसोडर्म में, यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर क्या है, ये जो आउटर लेयर है ये है एक्टोडर्म। क्या है ये है एक्टोडर्म। और यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसे हम कह सकते हैं एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे अगर इसके मेसोडर्म की बात करें, देखिए ये मेसोडर्म है, मैंने कहा ये कौन सा लेयर है, ये इसका मेसोडर्म है। और मेसोडर्म में स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इस तरह से यहाँ पर स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, बिखरी हुई थैली जैसी संरचनाएं जो हैं, इस तरह से इसके मेसोडर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्वेडोसिलोमेट। ठीक है, हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। वन मोर टाइम जो है इन सभी चीज़ों को रिवाइज करने वाला हूँ मैं आपको, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने वो कहा हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक, लैंड और ये जो है पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब
मतलब कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल होता है। बॉडी वॉल जो होता है इसमें सर्कुलर मसल लेयर एब्सेंट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल जो है इसमें बेसिकली ये क्या होते हैं, ट्रिपल लेयर वाले होते हैं। इनमें जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि बॉडी कैविटी जो है सूडोसिलोमेट होते हैं। इनके दो बेसिक रीजन जो हमें पढ़ना होता है उसके बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बॉडी कैविटी के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और ये क्या होता है, बॉडी कैविटी के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में, यहां पर मैं आपको सिमेट्री के बारे में बताऊंगा, मतलब इसके सममिति के बारे में बताऊंगा कि इसका सिमेट्री कैसा होता है। देखिए सिमेट्री के बेसिस पे ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं कैसे, मैंने कहा ये होते हैं बायलैटरल। कैसे होते हैं, मैंने कहा इनमें द्विपार्श्व सममिति प्रेजेंट है। कौन सी सममिति, इनमें द्विपार्श्व सममिति या फिर बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए यहां पर मैं डिटेल में आपको नहीं बताने वाला। अब देखिए सीधे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लीड करते हैं। सिमेट्री के बाद जो हम स्टडी करते हैं इट इज नोटोकॉर्ड। क्या होता है, हम नोटोकॉर्ड या फिर पृष्ठ रज्जु के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और नोटोकॉर्ड के बारे में आपको क्या पता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो जनरली इसमें जो पृष्ठ रज्जु की बात करते हैं तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होता है, अब्सेंट होता है। और नोटोकॉर्ड अगर अब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है नॉन कॉर्डेट। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे नोटोकॉर्ड के अलावा हमें क्या स्टडी करना होता है, यहाँ पे हमें पढ़ना होता है सेगमेंटेशन। किसको, मैंने कहा सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना होता है। और ये जो सेगमेंटेशन है, ये जो खंडी भवन की प्रक्रिया होती है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, यहाँ पर ये क्या है, अब्सेंट है। मतलब इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी अखंडित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए सेगमेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ए सेगमेंटेड कहते हैं। यहाँ पर सारे पॉइंट को, इन तीनों बेसिक पॉइंट को वन मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैंने कहा इसमें सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री जो है वो द्विपार्श्व सममिति है, बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने कहा नोटोकॉर्ड अब्सेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये नॉन कॉर्डेट टाइप के होते हैं। देखिए फिर सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, ये ए सेगमेंटेड होते हैं। मतलब इसमें जो सेगमेंटेशन होता है, खंडी भवन, मतलब इनके बॉडी का सेगमेंट्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। ठीक है, हमने इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर वन बाय वन क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे कुछ एक स्पेशल फीचर्स भी यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ एक स्पेशल नोट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है कौन कौन से स्पेशल फीचर होते हैं। एक स्पेशल फीचर जो है आपने ये पढ़ा कि इनके बॉडी वॉल की बात करते हैं तो उसमें सर्कुलर मसल लेयर अब्सेंट होता है। ठीक है, अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि सूडोसिलोमेट होते हैं, वो भी उसका क्या है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है जो किसी भी पर्टिकुलर फाइलम में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिनोमिना या प्रेजेंट होता है जो कि हम उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिसाइड करते हैं। ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर इनके मेंबर्स में, एस कैलमेंथीज के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए सेक्सुअल और डाई का मीनिंग क्या है, पहले यही समझते हैं। डाई का मीनिंग क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू होता है, मतलब लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इफ वी कैन डिवाइड अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, इट मींस कि हम जो है उनके मॉर्फोलॉजी या फिर उनके जो है बाह्य आकारिकी के आधार पर ये डिसाइड कर लें कि ये जो है फीमेल है और ये क्या है, मेल है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा यहां पर अगर हम किसकी बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यहां पर हम डिसाइड कर सकते हैं, यहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पर साफ साफ मालूम चल जाता है कि पर्टिकुलर ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, इसके मेंबर जैसे एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस को जो है आप इनके मॉर्फो, इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के ही आप कह देंगे कि ये क्या है, मैंने कहा एस्केरिस
स्कैरिस जो होते हैं, अगर मेल स्कैरिस की बात करते हैं तो वो छोटे होते हैं, या फिर उनका जो लास्ट एंड होता है वो क्वाइल्ड होता है। अगर हम फीमेल स्कैरिस की बात करेंगे तो बेसिकली वो लेंदी होते हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, उनका लास्ट एंड जो है वो क्वाइंड नहीं होता है। तो इन सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। उनके कुछ एक आकारिकी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सा पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो मेल है, नर है, और कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो फीमेल है या फिर मादा है। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर हम इसके एपिडर्मिस की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर मेल और फीमेल स्कैरिस के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम बनाकर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी लंबाई ज़्यादा है, कौन जो है लेंथ में छोटा होता है, कहाँ पे क्लोएका है, कहाँ पे जो है एनस प्रेजेंट होता है। हम इन सभी को जो है डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर मैंने बस आपको पॉइंट बताया है कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। अगर हम इसके एपिडर्मिस मतलब उपकला की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में क्या कहते हैं, इनका एपिडर्मिस जो होता है बेसिकली कैसा होता है, मैंने कहा ये होता है सिंचिशियल एपिडर्मिस। इसे क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पर सिंचिशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सिंचिशियल जो है इसका मीनिंग होता है बहुकेंद्रकीय। क्या होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब बहुकेंद्रकीय प्रकार का यहाँ पे इनके एपिडर्मिस में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कहा ये सिंचिशियल टाइप के होते हैं। मतलब सिंचिशियल टाइप के हैं मतलब क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर को डिस्कस करने के बाद जो है मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए ये एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे इसी के इंपोर्टेंट फीचर में डिस्कस करते हैं। वो क्या है, देखिए मैंने कहा अगर हम उन सभी पैरासाइट की बात करें जो कि इस फाइलम में आते हैं या फिर उन सभी मेंबर जो कि पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं, तो इनके बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी में जो नॉन सेलुलर, मैंने कहा इनके बॉडी में नॉन सेलुलर प्रोटीन से बना हुआ कुछ एक कवरिंग होता है, उसकी बात कर रहे हैं। नॉन सेलुलर प्रोटीन क्या होता है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली किरेटिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन होता है। ये नॉन क्यूटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। मैं वन मोर टाइम आपको रिपीट करने वाला हूं कि अगर हम उन सभी मेंबर्स की बात करें जो जनरली पैरासाइट होते हैं, परजीवी की भांति व्यवहार करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, ये जो है नॉन सेलुलर अकोशिकीय प्रोटीन किरेटिन से बने होते हैं और उस पर्टिकुलर कवरिंग को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ये जो क्यूटिकल है बेसिकली ये हेल्प किस में करेगा, मैंने कहा ये क्यूटिकल इसकी हेल्प किस में करता है, मैंने कहा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैंने कहा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कैसे, मैंने कहा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कोई भी एडवर्स कंडीशन होता है, मैंने कहा प्रतिकूल परिस्थिति होता है या फिर जो एडवर्स एनवायरनमेंट होता है उसमें होने वाले जो एक्टिविटीज जो कि इनके अगेंस्ट हो, इनके विरुद्ध होते हैं, उससे बेसिकली इनके बॉडी पे पाए जाने वाले क्यूटिकल जो होते हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे, मैंने कहा एडवर्स, मैंने कहा एडवर्स कंडीशन से। एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होता है, एडवर्स कंडीशन का मतलब होता है प्रतिकूल अवस्था या फिर ऐसे पर्टिकुलर स्टेज जो कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये डिस्कस किया। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्पीसीज मेल है, कौन सा स्पीसीज फीमेल है। मैंने एग्जांपल एस्केरिस बताया था, एस्केरिस का डायग्राम हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एपिडर्मिस के बारे में बताया कि सिंशियल या फिर सिनोसाइटिक यहां पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ये होते हैं बहुकेंद्रकीय, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एपिडर्मिस में, उपकला में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, बहुकेंद्रकीय उपकला कहा जाता है। पैरासाइट की बात करें तो नॉन सेलुलर प्रोटीन से बना हुआ, किरेटिन प्रोटीन से बना हुआ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो हेल्प किसमें करता है, मैंने कहा इनको एडवर्स कंडीशन में से बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट
करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। इन सभी जनरल पॉइंट्स के बाद जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर एसके हेलमिंथ्रिस का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर बताया है। अब मैं आपको इसी पर्टिकुलर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे एसके हेलमिंथ्रिस के बारे में, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि एस्केरिस जो होता है उसका पर्टिकुलर डायग्राम क्या है, उसके डायग्राम को हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में स्टडी करेंगे कि क्लोएका को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर जनरल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, या फिर इसके माउथ को देखते हैं तो कैसा इसका माउथ होता है, इसमें लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं, और भी बहुत सारे जैविक प्रक्रम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या रहता है आपको पता है, हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 क्लास पढ़ना है, 2 ही वर्ग होते हैं जनरली इसमें, तो हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपके लिए कुछ एक प्रीवियस लेक्चर जितने भी लिए हैं मैंने, उससे जो है कुछ एक 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। आप सभी को उन सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन्फॉर्म कर दिया था। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास वो 20 क्वेश्चन जो मैं आपके पास लेके आया हूं वो कौन कौन से हैं। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत क्विक आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हम सीधे बढ़ते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन का सेशन। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपको दिखाई दे रहा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये क्या है, मैंने कहा ये है मेन फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। क्या है ये, मेन फंक्शन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको ये बता दूं, ये होते हैं अंतरालिक कोशिका। क्या होते हैं, अंतरालिक कोशिका होते हैं। कहने का मतलब जो अंतरालिक कोशिका जो है उनका कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल क्या होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल, मतलब जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं या अक्रिय निष्क्रिय हो जाते हैं, उन लॉस्ट सेल को अगेन क्या करना, उसकी जगह लेना या उसको रिप्लेस करना, क्या इसका ये वर्क होता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे है एक्सक्रीशन, क्या ये उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल कि कोई भी अगर सेल जो है निष्क्रिय हो जाए तो उसकी जगह ले लेगा ये, या फिर ये एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या डाइजेशन, और एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और क्वेश्चन क्या था, ये है मेन फंक्शन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, राइट, मैंने आपको प्रीवियस फाइल में स्टडी करवा रखा है कि अगर हम इंटरस्टिशियल सेल की बात करते हैं तो उसका मेन फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने सभी आंसर जो है अपने आप सभी जो है आंसर्स को पिक कर दिए होंगे, लेफ्ट कर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं सीधे आपको इसके आंसर की तरफ ले जाता हूं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरस्टिशियल सेल जो है बेसिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल सेल जो है इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मैंने कहा जब मैं आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाया था उसमें बेसिकली मैंने हाइड्रा के जस्ट बाद जो सेगमेंट पढ़ाया था वो सेल्स के बारे में था, ठीक है। हाइड्रा के जो बॉडी वॉल को मैंने जूम आउट किया था, मैंने कहा इसके अगर माइक्रोस्कोप से क्या किया था, स्टडी किया था, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया था, तो माइक्रोस्कोप से स्टडी करने के बाद हमें इसके कुछ एक एक्टोडर्म वाले पे अलग अलग तरह के सेल्स दिखाई दिए थे, ठीक है। सेंसरी सेल्स दिखाई दिए थे, इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई दिए थे, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स के लिए मैंने कहा था कि ये कैसे होते हैं, ये टॉटीपोटेंट होते हैं। कैसे होते हैं, टॉटीपोटेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण शक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण शक्त कोशिका कहते हैं। और ये क्या होता है, मैंने कहा इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है या फिर बेसिकली ये क्या है, इनके पास कुछ ऐसी क्षमता होती है कि ये किसी भी दूसरे सेल्स में क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं या फिर रूपांतरण को दर्शा सकते हैं। ये मॉडिफाई हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यू सेल में या फिर अदर सेल में क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ये मॉडिफाई हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा अगर ये टॉटीपोटेंट नेचर के होते हैं तो ये किसी भी सेल्स में क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। तो यहां पर कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर जो है सही हुआ होगा, आपने जो है कमेंट बॉक्स में सही आंसर पिक किया होगा। बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे कुछ एक आप लॉजिक लगाने वाली बात है यहां पर कि इंटरस्टिशियल सेल दे दिया, टॉटीपोटेंट होता है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पे इंटरस्टिशियल है तो वो कैसे नेचर के होते हैं, वो पूर्णशक्त प्रकार के होते हैं। और पूर्णशक्त कोशिका का ही वर्क क्या होता है कि वो किसी दूसरे सेल में मॉडिफाई हो सकता है। मॉडिफाई हो सकता है मतलब वो
किसी दूसरे सेल की जगह ले सकता है। मतलब पर्टिकुलर कोई एक सेल जो है, मतलब निमेटोब्लास्ट है, वो अपना काम करना बंद कर दिया, दंश कोशिकाओं ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो दंश कोशिकाओं की जगह ये जो इंटरस्टिशियल सेल है वो एक नए जो है कोशिका को क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, सेल्स को फॉर्म कर लेंगे, उसकी जगह ले लेंगे। ठीक है, मैंने कहा ये कौन सा आंसर हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल। ठीक है, लेकिन इंटरस्टिशियल सेल में हम डाइजेशन, एक्सक्रीशन और डिफेंस की बात क्यों करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया। अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर। मैंने क्या बोला कि ये जो पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर होता है वो जनरली है। ठीक है, पोर्टुगीज मतलब मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, यहां पर मैंने आपको बताया था सिलेंट्रेटा फाइलम में ही, निरेरिया फाइलम में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो पुर्तगाली युद्ध हुआ था, पोर्टुगीज वॉर हुआ था, उसमें पर्टिकुलर जो है कौन सा स्पीसीज यूज किया था, या फिर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुर्तगाली युद्ध का जो है सैनिक, पुर्तगाली युद्ध का सैनिक या फिर पोर्टुगीज मेन ऑफ द वॉर क्या होता है। ठीक है, चार ऑप्शन है, देखते हैं ये कौन कौन सा है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है सोल्जर ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्या ये प्रथम विश्व युद्ध का सोल्जर माना जाता है ये पोर्टुगीज मेन ऑफ द वार। उसके बाद है पोर्टुगीज सोल्जर, मैंने कहा क्या ये पुर्तगाली युद्ध का सैनिक माना जाता है, और उसके बाद है क्या ये स्पंज है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल सिलेंट्रेटा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपको ज्यादा करेक्ट लग रहा है, आपको ये आंसर देना है। देखिए डायरेक्टली हम लीड करेंगे कि अगर यहाँ पे सिंपल सा है कि पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर है, तो पोर्टुगीज मेन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे स्पीसीज कौन सा था। आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, फाइसेलिया के बारे में। मैंने आपको फाइसेलिया के बारे में बहुत कुछ बताया था, उसका एक प्रॉपर डायग्राम बताया था। उस डायग्राम में हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल को भी क्या किया था, स्टडी किया था, कॉर्मिडा, डेक्टिलोजोइड्स और बहुत तरह के सेल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधा सा आंसर जो है क्या होना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पर पोर्टुगीज सोल्जर होना चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं पोर्टुगीज मेन कहने का मतलब क्या हो गया, पोर्टुगीज सोल्जर हो गया। तो यहां पर जो है ये आंसर जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत आंसर जो है मैंने को ये लग रहा है कि जो ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसमें क्या दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिक दिया हुआ है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनियल दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, सिलेंट्रेटा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कॉनोलियल, तो ये बेसिकली कैसे नहीं होते, मैंने कहा कॉनोलियल नहीं होते, पॉलीमॉर्फिक तो होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो फाइसेलिया है वो हाइड्रोजोआ का मेंबर होता है। मैंने आपको बताया था उसमें हाइड्रा में बस वो कैरेक्टर नहीं होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, बाकी ओबेलिया में भी होता है और साथ साथ जो है फाइसेलिया में भी होता है। ठीक है, और सिलेंट्रेटा तो ये होते ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो मोस्ट, अगर आपको कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में टू क्वेश्चंस के जो है ऑप्शंस या फिर दो ऑप्शन जो है आपको बेसिकली सिमिलर दिखाई देते हैं, तो जो आंसर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, जिसके करेक्ट होने के परसेंटेज ज्यादा होते हैं, वो आपका आंसर जाना चाहिए। बेसिकली ये फाइसेलिया और ये क्या है, पोर्टुगीज सोल्जर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लीड करते हैं। ये क्या है, मैंने कहा ये है ट्रू जेली फिश बिलोंग टू, मैंने कहा ये जो 7 प्रकार के जेली फिश होते हैं वो संबंधित होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सा है, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है बॉथ एंथोजोआ एंड स्काइफोजोआ। मतलब यहाँ पे क्लासेस के बारे में आपसे पूछ रहा है क्या ये जो ट्रू जेली फिश होते हैं वो पर्टिकुलर किस क्लास से बिलोंग करते हैं, क्या ये एंथोजोआ, स्काइफोजोआ दोनों क्लास से बिलोंग करते हैं, क्या ये केवल हाइड्रोजोआ क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन थर्ड है क्या ये टिनोफोरा है, और जो फोर्थ ऑप्शन है स्काइफोजोआ है। आप जल्दी से अपने आंसर को पिक कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं और इसका आंसर पहले आपको बताऊं। ठीक है, यहां पर अगेन क्वेश्चन क्या है, ट्रू जेलीफिश। आपको सोचना है कि मैंने बेसिकली किस फाइलम में या फिर किस पर्टिकुलर क्लास को क्या कहा था कि उसका कॉमन नेम क्या होता है, जेलीफिश होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं किस क्लास की, मैंने आपको सिलेंट्रेटा में कहा था कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करें सिलेंट्रेटा की, तो उसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैंने आपको 3 क्लासेस बताए थे। वो कौन कौन से थे, वो बेसिकली हाइड्रोजोआ था, स्काइफोजोआ था, एंथोजोआ था। एंथोजोआ को ही क्या कहते हैं, इसे ही एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, जेलीफिश के बारे में। और ये जो स्काइफोजोआ क्लास होता
होता है। मैंने कहा कौन सा क्लास, ये अगर स्काइफोजोआ क्लास की बात करते हैं तो इसी का मेंबर मैंने आपको क्या कहा था, इसी का मेंबर मैंने आपको स्काइफोजोआ का मेंबर, दो मेंबर बताया था आपको। एक तो क्या था, एक था ऑरेलिया, क्या था, ऑरेलिया था। और ऑरेलिया के साथ साथ मैंने एक और मेंबर आपको बताया था इसी पर्टिकुलर स्काइफोजोआ क्लास में, वो क्या था, मैंने कहा राइजोस्टोमा। क्या होता है, राइजोस्टोमा होता है। और ये ऑरेलिया और राइजोस्टोमा दोनों ही मेंबर किसके हैं, स्काइफोजोआ के होते हैं। और इन दोनों का ही कॉमन नेम क्या होता है, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास में जो भी मेंबर्स आएंगे उन सभी का कॉमन नेम क्या होता है, जेलीफिश होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही गया, मैंने कहा हमारा फोर्थ आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। यहां आपसे पूछ रहा है एक कॉमन नेम के बारे में, सीधे क्वेश्चन है कि ऑर्गन पाइप कोरल होते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कॉमन नेम बताए थे कुछ एक, ठीक है, उसमें से ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, और यहां से कॉमन नेम दे दिया है और स्पीसीज पूछ रहा है, ठीक है, कि ऑर्गन पाइप कोरल क्या है। ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या ये एस्ट्री है, क्या ये सेकेंड ऑप्शन ट्यूबीपोरा को कहते हैं, या फिर थर्ड फंगिया को कहते हैं, या फिर जो ये फोर्थ होता है मेनड्रीना को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, आप अपने आंसर को जल्द से जल्द पिक करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। कौन सा है क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप कोरल जो होता है वो जनरली कौन से होते हैं। मैंने कहा 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, एस्ट्री है, ट्यूबीपोरा है, फंगिया है और मेनड्रीना है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के आंसर सही गए होंगे। हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि इसका हमें आंसर किस बेसिस पे देना है। आपको सोचना है कि मैंने जो भी पर्टिकुलर कॉमन नेम बताए हुए सीक्वेंस में बताया था कि अगर हम मेनड्रीना की बात करें तो ये क्या इसको ऑर्गन पाइप कहते हैं। मैंने कहा इसको ऑर्गन पाइप नहीं कहा जाता है, इसे तो क्या कहते हैं, मेनड्रीना को तो हम ब्रेन कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने आपको थर्ड क्लास जो है सिलेंट्रेटा में पढ़ाया था वो क्या था, एंथोजोआ, एक्टिनोजोआ। मैंने कहा था कि ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग टू द एंथोजोआ वो जनरली कैसे होते हैं, वो कोरल होते हैं। ठीक है, और कोरल कहते हैं तो बेसिकली मैंने कहा मेनड्रीना की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन कोरल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ये है फंगिया। फंगिया का कॉमन नेम भी कोरल होता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मशरूम कोरल। क्या कहते हैं इसे मशरूम कोरल कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर हम बात करें किसके, ये फर्स्ट ऑप्शन की, तो ऐसा कुछ मेंबर हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, सीधे ही ऑप्शन गया है मेरा, कहा कि ये जो ट्यूबीपोरा होता है यही जो है हमारा क्या है, सही आंसर है। क्यों, मैंने कहा यहां पर ट्यूबीपोरा जो होता है वो बेसिकली कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको ट्यूबीपोरा बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर पाइप की बात करें तो पाइप भी क्या होता है, पाइप टर्म आते ही आपको बस ये सोचना है कि पाइप का जो है ऑल ओवर शेप जो होता है, एक्सटर्नल शेप जो होता है वो क्या होता है, ये भी तो ट्यूब लाइक ही होते हैं। इसीलिए मैंने कहा ट्यूबीपोरा जो है किसका बेसिकली इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो ये ऑर्गन पाइप, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आप सभी के आंसर सही गए होंगे, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में अपने सही आंसर लेफ्ट किए होंगे। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द मेंबर्स ऑफ द क्लास स्काइफोजोआ, यहां पूछ रहा है कि अगर हम क्लास स्काइफोजोआ की बात करते हैं उनके सदस्यों में क्या होता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन कौन कौन से, यहां पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पॉलिप स्टेज इज वेल डेवलप्ड, कि स्काइफोजोआ क्लास जो है इसमें पॉलिप स्टेज, पॉलिप अवस्था जो है वेल डेवलप्ड होता है, अति विकसित होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पॉलिप स्टेज इज रिड्यूस्ड, क्या इसमें पाया जाने वाला पॉलिप स्टेज जो होता है वो रिड्यूस्ड या फिर हाशित प्रकार का होता है, इल डेवलप्ड होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक है, यहां पे देखिए थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्या इसमें मेडुसा स्टेज अब्सेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है मेडुसा स्टेज इज रिड्यूस्ड, क्या इसमें मेडुसा स्टेज होता तो है लेकिन कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन को पिक करना है। आपके पास इनफ सफिशिएंट टाइम है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं कि जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है उसके लिए, कि अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहा है एक क्लास दे दिया है, उस क्लास के मेंबर्स के कैरेक्टर्स को पूछ रहा है, और क्लास कौन सा है, स्काइफोजोआ। 4 कैरेक्टर दिए हुए हैं, आपको इन सभी कैरेक्टर, इन चारों कैरेक्टर्स में से करेक्ट आंसर को चूज करना है जो मेंबर्स ऑफ स्काइफोजोआ से बिलोंग करते हैं। सीधा सा आंसर है। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्काइफोजोआ जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है पॉलिप स्टेज की बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें पॉलिप स्टेज की बात करें तो पॉलिप स्टेज क्या होता है, या तो होता है ये अब्सेंट, क्या होता है,
पॉलिप स्टेज या तो ऑब्सेंट होता है या अगर प्रेजेंट हो तो कैसा होता है, मैंने कहा ये इल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है, ये इल डेवलप्ड होता है, मैंने आपको बताया था। और इल डेवलप्ड को ही क्या कहते हैं, अल्प विकसित कहते हैं। और इसी के लिए दूसरा जो टर्म होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, मतलब ये कम विकसित होते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही गया, ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पॉलिप स्टेज इज रिड्यूस्ड। किस में होता है, स्काइफोजोआ में। मतलब ये जो है किस पर्टिकुलर स्टेज में मिलते हैं, मैंने कहा यहां पर जो है बेसिकली स्काइफोजोआ की बात करते हैं तो स्काइफोजोआ में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर ओनली मेडुसा स्टेज प्रेजेंट होता है। कौन सा, मैंने कहा मेडुसा स्टेज यहां पे प्रेजेंट होता है। और इसलिए तो कहते हैं कि यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, नहीं पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस बढ़ते हैं, लीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे कि फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट अकर इन विच। मैंने कहा कि हम यहां पे एक सिलेंट्रेट की बात कर रहे हैं जो कि फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सिलेंट्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सिलेंट्रेट होते हैं वो किस क्लास के बिलोंग करते हैं, किस वर्ग से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजोआ, सेकंड ऑप्शन है स्काइफोजोआ, थर्ड क्या है एंथोजोआ, और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबोव, मतलब उपरोक्त सभी वर्ग। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या है उसको वन मोर टाइम मैं रिवाइज करने वाला हूं। आप सभी तब तक जो है अपने आंसर को क्या कीजिए, पिक कीजिए। मैंने कहा यहां क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम उस सिलेंट्रेट की बात करें जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है तो वो किस क्लास से रिलेटेड है, किस क्लास का मेंबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, चारों में से एक पिक करना है। सीधे हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट पहले होता कौन है, पहले ये डिस्कस करें। फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट जो होता है वो बेसिकली किसको कहते हैं, हम हाइड्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं, मैंने कहा हाइड्रा को कहते हैं। और अगर हाइड्रा को फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट कहा जाता है तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे हाइड्रा जो है वो किस क्लास का मेंबर होता है। मैंने कहा ये जो है हाइड्रोजोआ का मेंबर होता है। कौन सा, हाइड्रोजोआ का मेंबर होता है। इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, मेटाजेनेसिस या फिर पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपके सभी के जो आंसर्स होंगे वो सही होंगे। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहां पे दिया हुआ है द फंक्शन ऑफ द डैक्टिलोजोइड। मैंने कहा था आपको कुछ एक सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और सेल्स ये डैक्टिलोजोइड सेल्स, चलो एक हिंट देता हूं आपको कि डैक्टिलोजोइड सेल्स जो होते हैं वो फाइसेलिया में प्रेजेंट थे। ठीक है, फाइसेलिया का डायग्राम बताया था और उसमें जो है डैक्टिलोजोइड सेल्स क्या थे, प्रेजेंट थे। आपको बस बताना है कि डैक्टिलोजोइड जो होते हैं उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट जो है ऑप्शन क्या है, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है लोकोमोशन। क्या है, लोकोमोशन, क्या ये गमन है। सेकंड ऑप्शन है ऑफेंस एंड डिफेंस, क्या ये इसे आक्रमण और सुरक्षा के लिए यूज में लेता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, जनन है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, न्यूट्रिशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए मैंने, वो कौन कौन से हैं देखिए। मैंने कहा कि सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर हम किस में बात करें, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी ऑफ द सिलेंट्रेट की बात करते हैं, मतलब डैक्टिलोजोइड की बात करते हैं, तो ये जो डैक्टिलोजोइड्स होते हैं वो जनरली इसमें जो है आपको कौन सा आंसर जो है सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि डैक्टिलोजोइड जो होते हैं वो बिल्कुल इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है, मैंने एक और सेल के बारे में बताया था जिसे मैंने गोनोजोइड कहा था, वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ऑफेंस एंड डिफेंस ही क्या होता है, डैक्टाइलोजोइड सेल के क्या होते हैं, वर्क होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि डैक्टाइलोजोइड जो सेल होते हैं उसका वर्क क्या होता है। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मेडुसा विदाउट वेलम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम कोई ऐसे वर्ग की बात करें, किसी भी फाइलम में आने वाले किसी क्लास की बात कर रहे हैं जिसके मेडुसा में क्या एब्सेंट है, मैंने कहा उसके मेडुसा में वेलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए 4 क्लास के ऑप्शन दिए हुए हैं। सीधा ऑप्शन क्या है, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है
स्काइफोजोआ, सेकेंड है एक्टिनोजोआ, थर्ड क्या है एंथोजोआ और फोर्थ क्या है हाइड्रोजोआ। 4 ऑप्शन में से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो है ऑप्शन सही होना चाहिए, अपने आंसर को लेफ्ट कीजिए। तब तक मैं वन मोर टाइम बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि मेडुसा में वेलम प्रेजेंट भी हो सकता है। वेलम क्या होता है? वेलम एक स्पंजी लेयर होता है। क्या होता है? स्पंजी लेयर होता है, और ये मेडुसा में प्रेजेंट भी हो सकता है एज वेल एज अब्सेंट भी हो सकता है। और क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है कि ऐसे पर्टिकुलर क्लास की बात करें जिसके मेडुसा में वेलम अब्सेंट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर दे दिए होंगे। मैं अब डिस्कस करने वाला हूं कि इसको हम किस बेस पे सोच सकते हैं। पहले आपको थिंक करना होगा ये क्वेश्चन को, और फिर लिंक करना होगा अपने जो है कंटेंट के साथ। पहले आपको सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपने इसे कहां स्टडी किया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम अगर मेडुसा की बात करते हैं, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि देखिए मेडुसा में मैंने कहा था कि ये जो वेलम है ना, मैंने कहा ये जो वेलम है वो क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो वेलम है ना वो क्या हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वेलम प्रेजेंट होता है तो इस तरह के मेडुसा को मैंने क्या कहा था, इस तरह के मेडुसा को मैंने कहा था क्रेस्पीडोट मेडुसा। क्या कहते हैं? क्रेस्पीडोट मेडुसा कहते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसे मेडुसा की बात करते हैं जिसमें वेलम अब्सेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? और वेलम क्या है? वेलम एक स्पंजी लेयर है। क्या है ये? एक स्पंजी लेयर है, स्पंजी स्तर होता है जो मेडुसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये अब्सेंट होता है तो क्या कहते हैं? इसे एक क्रेस्पीडोट मेडुसा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्रेस्पीडोट मेडुसा कहा जाता है। सीधा सा ही आंसर आपको मालूम होना चाहिए। मैंने एक क्रेस्पीडोट मेडुसा जो है किसमें बताया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो मेडुसा जिसमें वेलम अब्सेंट है ऐसा पूछा है। वेलम अब्सेंट है तो मेडुसा को क्या बोलेंगे? मेडुसा को कहा जाएगा एक क्रेस्पीडोट। और एक क्रेस्पीडोट टाइप का मेडुसा जो है वो किसका, किस पर्टिकुलर क्लास का, सिलेंट्रेटा के किस क्लास का जो है क्या होता है? इंपोर्टेंट करेक्टर होता है। मैं आपको ये बताने वाला हूं। 4 ऑप्शन है, स्काइफोजोआ, एक्टिनोजोआ, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ। ये एक्टिनोजोआ और एंथोजोआ तो कभी पॉसिबल नहीं होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजोआ में भी मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने आपको स्काइफोजोआ क्लास के बारे में बताया था तो वहां पे स्काइफोजोआ जो है उसी में मैंने कहा था कि इसकी मेडुसा में क्या अब्सेंट होता है? वेलम अब्सेंट होता है। तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए था? मैंने कहा स्काइफोजोआ होना चाहिए था, ठीक है। अब सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोरल्स बिलोंग टू द विच फाइलम। यहां पे पूछ रहा है क्लास के बारे में नहीं, यहां पे संघ के बारे में, फाइलम के बारे में पूछ रहा है कि जो कोरल्स होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, किस संघ से संबंधित होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस पर्टिकुलर संघ में जो भी मेंबर्स आते हैं उसको हम कॉमनली कोरल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है? पॉरीफेरा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? सिलेंट्रेटा। थर्ड ऑप्शन क्या है? मेडुसा। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है? इकाइनोडर्मेटा। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फाइलम ऐसा होना चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचना नहीं है। पॉरीफेरा स्पंज में तो मैंने आपको ऐसी बात बोला ही नहीं था क्योंकि पॉरीफेरा को स्पंज कहते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता। बस आपको इतना पता है इकाइनोडर्मेटा के बारे में कि ये हेमिकोरेटा से पहले आता है, और इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइंस, और डर्मा का मतलब क्या होता है? मैंने कहा स्किन होता है। मतलब इनके मेंबर्स के स्किन पे, त्वचा पे कांटे, स्पाइक्यूल्स, स्पाइंस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के बारे में भी मैंने आपको नहीं बताया। सीधा सा आंसर जो है इसका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सेकेंड, जो यहाँ पे सिलेंट्रेटा है, जिसे निडेरिया भी कहते हैं, यही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आपको पता है कि यहाँ पे सिलेंट्रेटा में भी हम अगर किस पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, अगर यहाँ पे एंथोजोआ की बात करें, किसकी? अगर हम यहाँ पे एंथोजोआ क्लास की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका कॉमन नेम कोरल्स होता है। अलग अलग तरह के कोरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? देखिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि एनीमोन मतलब सी एनीमोन बिलोंग विथ टू विच क्लास, ठीक है। यहां पे अगर सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन की बात करते हैं तो वो किस क्लास से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है? क्वेश्चन ये है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन डिमोस्पंजी, सेकंड ऑप्शन कैलकेरिया, थर्ड ऑप्शन एंथोजोआ,
फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजोआ। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा क्लास आपको दिख रहा है जिससे पर्टिकुलर कौन सा स्पीसीज बिलोंग करता है, कौन सा जीव संबंधित है। मैंने कहा सी एनीमोन। ठीक है, आप जल्दी से आंसर जो है लेफ्ट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं क्वेश्चन वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा वर्ग होता है जिसे में हम क्या कहते हैं, जिसमें एक सदस्य आता है उसको हम सी एनीमोन कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ, इसके कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि यहां पे हमें किस तरह से आंसर का अप्रोच रखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। पहले आपको सोचना होगा कि ये जो सी एनीमोन है वो बेसिकली जो है किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सी एनीमोन जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, सीलेंट्रेटा से। ठीक है, और ये जो सीलेंट्रेटा का ये जो सी एनीमोन होता है, इसी को तो क्या कहते हैं, सी एनीमोन को ही कहा जाता है एडम्सिया। क्या कहते हैं, एडम्सिया कहते हैं। एडम्सिया के साथ साथ इसका कॉमन नेम आपको ये भी बताया हुआ है मेट्रीडियम। क्या बताया हुआ है, मेट्रीडियम बताया हुआ है। ये ही सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन को ही एडम्सिया कहते हैं, इसी को ही मेट्रीडियम कहते हैं। अब देखिए, ये सोचने के बाद, ये थिंक करने के बाद आपको सीधे कनेक्ट करना है कि ये किस फाइलम से, पहले फाइलम के बारे में सोचना है। तो फाइलम कौन सा है, मैंने कहा फाइलम तो सी एनीमोन का सीलेंट्रेटा है। अब सोचना है कि सीलेंट्रेटा में कितने क्लास होते हैं, मैंने कहा 3 क्लास होते हैं। अब इन 3 क्लास में भी हमें स्पेशली जो है सिंगल क्लास को चूज करना है, वो सीधा सा क्या होना चाहिए। मैंने कहा यहां पर देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ये डीमोस्पंजी है। तो ये तो डीमोस्पंजी तो मैंने आपको पॉरीफेरा में पढ़ाया था। ठीक है, ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है कैलकेरिया। कैलकेरिया की अगर बात करते हैं तो इसे हम कैल्की स्पंजी भी कहते हैं और ये भी पॉरीफेरा में आता है। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि सी एनीमोन जो होते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये सीलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड तो क्या हो गया, हमारा जो है रॉन्ग ऑप्शन हो गया। आप सीधे लीड करते हैं कि अगर हम एंथोजोआ की बात करें, ठीक है, क्या इसका आंसर एंथोजोआ है, तो मैंने कहा करेक्ट है ये आंसर बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है क्या है, एंथोजोआ है। आप जानते हैं एंथोजोआ को एक्टिनोजोआ भी कहते हैं और इसी के पर्टिकुलर मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने कहा था इसका नाम, इसके जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है एंथोजोआ क्लास का, वो कोरल्स होता है। और इसी पर्टिकुलर कोरल्स में क्या आता है, मैंने कहा सी एनीमोन आता है। तो हमारा जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन थर्ड है जिसे हम एंथोजोआ क्लास कहते हैं वो क्या हो गया है, सही हो गया। लेकिन हम ये सोचेंगे पहले कि क्वेश्चन नंबर इस 10 में जो फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजोआ क्यों नहीं हमारा सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर जो भी मेंबर बताए थे वो कौन कौन से थे, एक था हाइड्रा, एक क्या था, हाइड्रा के बाद हमने ओबेलिया को इसी क्लास में स्टडी किया था जिसे हम सीफर कहते हैं, और फाइसेलिया पोर्टिगोज मेन ऑफ द वॉर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हाइड्रोजोआ में तो सी एनीमोन आता नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन 10 का जो फोर्थ ऑप्शन था वो भी क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो क्या है, एंथोजोआ। ठीक है, चलिए हम लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जिसे क्या कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड इन, मतलब ये है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो बेसिकली जो है किस क्लास के मेंबर में, किस वर्ग के सदस्यों में अच्छे से देखा जा सकता है, क्लियरली विजिबल होता है, वेल मार्क्ड। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन एंथोजोआ, सेकंड ऑप्शन स्काइफोजोआ, थर्ड ऑप्शन स्पोरोजोआ, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजोआ। इन चारों ऑप्शन में आपको डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड मॉर्फो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, बहुरूपता होता है, जिसे हम मेटाजेनेसिस या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कह सकते हैं, ये किस में पाया जाता है, कौन से क्लास के मेंबर में पाया जाता है। ठीक है, आप अपने आंसर को डिसाइड कीजिए। मैं वन मोर टाइम जो है क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो किस क्लास के मेंबर का क्या है, एक जनरल कैरेक्टर है, या फिर यूं कहें कि किस में सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पर लिखा है एंथोजोआ। एंथोजोआ में तो मैंने कहा यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर मेडुसा स्टेज नहीं होता। जब मेडुसा स्टेज ही नहीं होता तो मैंने कहा कैसी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट हो सकता है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही जो है रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इसमें पॉलिप स्टेज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ तो हमने कहाँ पढ़ा था, स्पोरोजोआ तो हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, प्रोटोजोआ का क्लास होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए सीधा सा आंसर क्या हो गया, मैंने कहा हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में मैंने जो है हाइड्रा के अलावा क्या बताया था, हाइड्रा के अलावा एक स्पीसीज था उसे हमने कहा था ओबेलिया। ठीक है,
और ओबेलिया में मैंने कहा था ओबेलिया ही वो एक सिंगल स्पीसीज होता है जिसमें क्या होता है, मैंने कहा यहां पर मेडुसा स्टेज भी है। क्या है, मैंने कहा मेडुसा स्टेज भी है, मेडुसा के साथ साथ यहां पर पॉलिप स्टेज भी होता है और दोनों स्टेज एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और यहां पे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पर्टिकुलर किस क्लास के मेंबर में ऑब्जर्व होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाइड्रोजोआ की बात करते हैं तो उसमें जो ओबेलिया होता है उसमें क्या देखा जाता है, वेल मार्क्ड देखा जाता है, क्या, पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है वो जनरली कहां पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ इज फाउंड इन, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन श्रीलंका और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल। ठीक है, यहां पे 4 ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है क्विकली कि यहां पर ये जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है वो कहां पाया जाता है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन सा है यहां पे हम डिसाइड करेंगे। वैसे कि ये 4 ऑप्शन कौन सा होता है, ये देखिए 4 ऑप्शन में आपको बस इतना बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है, सिलेंट्रेटा है, क्या है ये, निडेरियन है, लेकिन आपको बताना है कि ये जो है किस पर्टिकुलर मेंबर या क्लास से बिलोंग करता है। पहले आप क्या सोचेंगे, पहले आप ग्रेट बैरियर रीफ को अपने ब्रेन में इमेजिन करेंगे कि आखिर वो कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है जिससे ये बिलोंग कर सकता है। तो फाइलम पहले सोचेंगे, उसके बाद क्लास सोचेंगे और उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में सोचेंगे जहां पे ये पाया जाता है। तो पहले हम फाइलम सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को एनालाइज करके आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो इतने सारे फैक्ट, इतने सारे डाटा को जो है लर्न करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आपको अलग अलग ब्रेन के एक अलग अलग पार्ट में इन सभी डाटा को सिक्वेंसली अरेंज करना होगा। ठीक है, यहां देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो पहले डिसाइड करते हैं कि किस फाइलम का मेंबर है। ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है। ठीक है, मैंने आपको सिलेंट्रेटा में पढ़ाया हुआ है। सिलेंट्रेटा में फिर आप सोचेंगे कितने क्लास होते हैं, 3 क्लास होते हैं और उसमें एंथोजोआ क्लास जो होता है, एंथोजोआ क्लास में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, उसको कोरल्स कहा था और वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो बताया था आपको वो क्या था, मैंने कहा बेसिकली वो जो वेरी फर्स्ट एग्जांपल था वही ग्रेट बैरियर रीफ था। लेकिन ये कहां पाया जाता है, मैंने कहा था ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बताया गया है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन में है और ऑप्शन में ऑस्ट्रिया भी है, दोनों सिमिलर है, दोनों अलग अलग कंट्री है। ठीक है, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहां पर है, पहले हम रीड करते हैं इसको कि क्या पूछ रहा है आपसे। इन प्लेटीहेल्मिन्थीज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, यहां पर मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं कि अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ की बात करते हैं, फ्लैटवर्म जिसे कहा जाता है, चपटे कर्मी जिसे कहते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो चपटे कृमि में प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा, मैंने कहा क्या ये नेफ्रेडिया है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नेफ्रॉन, थर्ड ऑप्शन